जो भी मेरा रोल जिस टाइम मेरे को डेस्टिनी ने दिया, उसको मैंने पूरी ईमानदारी और मेहनत और निष्ठा से पूरा करने की, निभाने की कोशिश की। तो 10-12 साल तक मैंने पूरा कोशिश की कि घर बसा रहे। अब सबकी मर्जी नहीं बसा। सो आई सेड कैन आई अप्लाई फॉर इट, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं था और मुझे अपना गुजारा चलाने के लिए कहीं से तो कुछ शुरुआत करनी थी। और मुझे बाद में पता चला कि मेरी ससुराल में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आते थे, लेकिन हमेशा मुझे ऐसे दिखाया जाता था कि जैसे भाई तू कुछ है ही नहीं। तो मेरे लिए मेरी अनपढ़ सास ने डिसाइड किया कि मेरे को अपना करियर किस में बनाना। तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर सिलेक्शन होके मेरे ससुराल में गांव के एड्रेस पे पहुंच गया और मुझे बताया नहीं गया कि आपको ज्वाइन करना है। ये डिवोर्स किस बात पे हुआ, कब हुआ? कि किसी भी तरह से परिवार की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, कि कुछ ऐसा काम ना हो कि कोई मेरे परिवार पे, मेरे घर वालों पे, उंगली माँ ना बाप उठाए। पे उंगली उठाए कि भाई तुम्हारी लड़की ने ये कर दिया। तो यही सोच के मैंने वहाँ पे 10-12 साल निकाले। तो सोलो राइड आपने किया, तो कहाँ कौन कौन से स्टेट में गए और कितना लंबा सफ़र ये आपने तय किया? मेरी सबसे पहली जो सोलो राइड थी वो टोटल 6610 किलोमीटर की थी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता एंड बैक टू दिल्ली। ये पूरा एक स्क्वायर में ये बनता है। हमारे ये मेट्रो सिटीज़ हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये सुपर हाईवे नेटवर्क बनाया था। तो इस पे मैंने अपनी ये राइड की थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स की सी टॉक्स सीरीज़ में हमारे मेहमान है सुनीता हुड्डा। सुनीता हुड्डा सोलो राइडर है और इन्होंने 48 साल की उम्र में बाइक चलाना सीखा और सोलो राइड भी किया। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि सोलो राइडर कैसे बनी, जीवन में कैसे कैसे आगे बढ़ी, क्या क्या जीवन में तकलीफ आई, दुख आए और अब आजकल जो है वो क्या कर रही है। मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ये सम्मान दिया और उम्मीद है कि मैं जो भी बोलूँगी उससे कहीं ना कहीं हमारी जो फीमेल्स हैं, आज की पीढ़ी की, पुरानी पीढ़ी की, आने वाली पीढ़ी की, उनको कुछ फ़ायदा होगा और उनकी थॉट प्रोसेस में कुछ पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो आप थोड़ा सा बताइए कि सोलो राइडर बनने का ये शौक़ आपको कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए, मैंने जो भी मेरा रोल जिस टाइम मेरे को डेस्टिनी ने दिया, उसको मैंने पूरी ईमानदारी और मेहनत और निष्ठा से पूरा करने की, निभाने की कोशिश की। जब मैं परिवार में थी, शादीशुदा मेरी लाइफ थी, उसमें मैंने पूरी मेहनत से घर बसाने की कोशिश की। अब परमात्मा की मर्जी कह लो, कुछ स्टार्स कह लो, कुछ जो भी होना था डेस्टिनी के, कुछ जो होना था उसको हम रोक नहीं सकते। तो 10-12 साल तक मैंने पूरा कोशिश की कि घर बसा रहे। अब सबकी मर्जी नहीं बसा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे लिए अब एकांत का, जो अकेले रहने का ही जो जीवन है, शायद सोलिटरी लाइफ जो है, मेरे को अब उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, नेगेटिव मेरे को कभी भी थॉट्स नहीं आए कि मेरे को अपना जीवन ख़त्म करना चाहिए या ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे परिवार में सभी एजुकेटेड लोग थे। मेरे दादाजी जो हैं एक अच्छे वकील थे, चौधरी रामबज हुड्डा। पापा जो हैं वो बैंक मैनेजर थे, कोऑपरेटिव बैंक रोहतक में, और अकाउंटेंट थे। तो ये था कि मॉडर्न सभी हैं कि भी जो भी करो उसमें आप अपना 100% दो। तो फिर मैंने सेपरेशन के बाद अपना एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की और उस नौकरी को करते करते मुझे पता चला कि उसमें कुछ खास करियर बनने वाला नहीं है। ये किस टाइम की बात है तो मैम जो आपने जॉब ये किया? 1996-97 की बात है। मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब शुरू किया एज अ रिसेप्शनिस्ट। तो उसमें रिसेप्शनिस्ट? जी, फ़ोन कॉल्स वगैरह उठाते थे वो। तो मैं वर्किंग वुमन हॉस्टल में रहती थी। तो ऐसे ही एक उस कंपनी के जो पर्सनल मैनेजर थे वो आए हुए थे हॉस्टल वार्डन से मिलने के लिए, क्योंकि वो था ही वर्किंग वुमन का। तो उनको लगा कि कोई ऐसी ही होगी जो अपना जॉब चेंज करना चाहती होगी, तो वो अपना एक नोटिस जो है वो वहाँ पे बोर्ड पे लगा के जाना चाहते थे। अब बाय चांस मैं गेट पे अपना कुछ सामान लेने के लिए आई हुई थी,
तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सर आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि हमें ये नोटिस लगाना है। तो वार्डन से पूछ के मैंने बता दिया कि आप लगा लो। फिर मैंने पूछा कि सर व्हाट इज़ दिस जॉब फॉर? तो बोले द जॉब इज़ फॉर रिसेप्शन। सो आई सेड कैन आई अप्लाई फॉर इट? क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं था और मुझे अपना गुजारा चलाने के लिए कहीं से तो कुछ शुरुआत करनी थी। तो तो आपकी उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। आपकी एजुकेशन कहाँ पे हुई, कहाँ तक हुई? मैंने जब मेरी शादी हुई तो मैं बीए सेकंड ईयर में थी। तो मैंने बीए, फिर बीएड और एमए सब शादी के बाद की। आफ्टर मैरिज? जी, आफ्टर मैरिज की फर्स्ट डिवीज़न से मैंने अपनी पूरे वो की हैं। और मुझे बाद में पता चला कि मेरी ससुराल में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आते थे, लेकिन हमेशा मुझे ऐसे दिखाया जाता था कि जैसे भाई तू कुछ है ही नहीं। तो मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होने अच्छा, वो से बहू पहले को जो ही, रखते हैं कि भाई वो हाँ, थोड़ा सा दबा के रखना, ऐसा तो कुछ? रिजल्ट आने से 1 डेढ़ महीना पहले ही यूनिवर्सिटी में जाके अप्रोच लगा के और वो मेरा रिजल्ट पहले से ही पता कर लेते और मेरा बिल्कुल ऐसे यूं नाक में दम रखते कि पास तो हो जाएगी ना, पास तो हो जाएगी ना। तो उनके ये क्वेश्चन सुन सुन के मेरे को अपने आप पे ही डाउट होने लगता कि भाई अभी तक तो मैं कभी फेल नहीं हुई, कहीं मैं अब की बार फेल ना हो जाऊं, और मेरे को बड़ा डर लगता और शर्म भी आती। फिर बाद में जब मेरी एमए बीएड सब हो गई, जब देखा कि इसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन मेरे से पूछना बंद कर एमडीयू दिया से गया। किया है आपने एमए? जी, एमडीयू से ही किया है मैंने। रोहतक में ही मैं बोर्न एंड ब्रोट अप हूँ और यहीं की परवरिश है। अच्छा, एमए किस सब्जेक्ट से किया? जी, एमए वैसे तो मैं बीए में मेरे पास फाइन आर्ट्स और संस्कृत थे। मैं इंग्लिश एमए या फाइन आर्ट्स की एमए करना चाहती थी, लेकिन फाइन आर्ट्स की एमए उन दिनों में सिर्फ चंडीगढ़ में होती थी। तो ससुराल वालों ने मना कर दिया कि भाई हम तो रोहतक से बाहर नहीं भेजेंगे। और फिर सोच रहे कि भी क्या कौन सी कराएं। मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि भी तेरे को क्या करना है। तो मेरी जो सास थी, जो कि अंगूठा टेक बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई हिंदी के एमए करा दो, क्योंकि उन्नानंद की किताबें पढ़ी थी, उसने हिंदी एमए की थी, तो किताबों का खर्चा बच तो जाएगा। काम आ जाएंगी। तो मेरे लिए मेरी अनपढ़ सास ने डिसाइड किया कि मेरे को अपना करियर किस में बनाना, पोस्ट ग्रेजुएशन ही मेरे को हिंदी में करनी है। तो मैंने हिंदी की कर ली, उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न आ गई मेरे। तो फिर जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, 1-2 बार इंटरव्यू दिए, तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर सिलेक्शन होके मेरे ससुराल में गांव के एड्रेस पे पहुंच गया और मुझे बताया नहीं गया कि आपको ज्वाइन करना है। नहीं तो आज शायद मैं कहीं पे प्रिंसिपल। ये गवर्नमेंट जॉब की बात? जी, लेक्चरर की मतलब आपकी जॉब लग चुकी थी? लग चुकी थी, इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन हो गया था, सब अपॉइंटमेंट भी घर पे आ चुका था? अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका था कि भी मेरे को इस तारीख को ज्वाइन करना है। तो फिर मैंने पता लगवाया कि भी मेरा क्यों नहीं हुआ। तो बोले हमने तो आपको लेटर भेजा था। तो फिर मैंने पूछा कि भी मेरा लेटर आया था? बोले हाँ आया तो था एक लेटर। तो मैंने कहा मेरे को ज्वाइन करना था, तो मेरे को बताया क्यों नहीं? बोले क्योंकि हमें नौकरी नहीं करानी। ये कौन से टाइम की बात है मैडम? ये है 1991-92 की बात है। आपकी जॉब लग चुकी थी? हाँ, गवर्नमेंट जॉब लग चुकी? जी जी। तो आप तो मेरे ख्याल में प्रिंसिपल रिटायर होते हैं, हाँ, या आराम पोजीशन पे से, होते आराम हैं? से, जी बिल्कुल। और मैं ये बता दूं कि सबसे पहला जो मेरा सपना था वो था टीचर बनने का, क्योंकि मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती थी। कई टीचर और गुरु थे जो बहुत अच्छे लगते थे, जिनके लिए आज भी मन में बहुत इज्जत है। तो मुझे लगता था कि ये बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है, तो मैं टीचर ही बनना चाहती थी। मुझे अच्छा लगता था कि ऐसे बच्चों को पढ़ाऊं। वो जब नहीं हुआ तो फिर मैंने शादी के बाद गुड़गांव में ही ट्यूशन्स वगैरह देनी शुरू की, और उसमें भी मैंने फट्टे चक दिए। अच्छा। जी, आस पड़ोस के जितने लोग हैं, इतने बच्चे हुए थे कि हम 2-3 बैचेस अपना लेते थे 2-2 घंटे के, और फिर हाथ जोड़ के हम पेरेंट्स को बोलते थे कि हम इससे ज़्यादा और स्टूडेंट्स नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम उनको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हमने पैसे के लिए ये काम शुरू नहीं किया। तो ये मेरा थोड़ा सा शुरुआत थी उस टाइम की। तो उसके एमए बाद हिंदी करके फिर एकदम से आपने एमबीए किया, वो एचआर से किया? जी, वो प्राइवेट कंपनी में जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा पहला ही जॉब था। उस कंपनी में मैंने 1 साल काम किया। फिर मेरे को एक दूसरी कंपनी से बुलावा आ गया, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो उसमें काम करने के बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं, क्योंकि मुझे ये पता चला कि रिसेप्शन पे जो लड़कियां हैं वो सबको सुंदर, स्मार्ट, स्लिम, ट्रिम और ऐसी ग्लैमरस लुक वाली चाहिए, अप टू डेट। और एक सर्टेन एज के बाद वो
उस जॉब से उसको साइडलाइन कर देते हैं और उसमें बहुत आप अच्छा करियर नहीं बना सकते। तो मुझे हुआ कि मेरे को तो कुछ और करना है। फिर मैंने आस-पास जो मेरे और वर्किंग वुमेन हॉस्टल में जो फ्रेंड्स थी, उनसे मैंने डिस्कस किया। तो मुझे लगा कि आफ्टर टीचिंग जॉब अगर जो उससे मिलता-जुलता सा कोई जॉब है, तो वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो फिर मैंने सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस में अपना ये पोस्ट ग्रेजुएशन का एचआर का डिप्लोमा किया। और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब कर रही थी। तो इनफैक्ट मेरे से खुश होके वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, मैंने उनको कहा कि सर मैं ऐसे-ऐसे एमए करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कंपनी मेरा जो ये फ़ीस है ये स्पॉन्सर करे। और खुशी-खुशी उन्होंने मेरी जो पूरी फ़ीस थी वो स्पॉन्सर माफ की। कर दी। जी, पूरी वो कंपनी ने ही भरी। और जब मेरी एमए पूरी हो गई, वहाँ से एमबीए पूरी हो गई, तो हमारे उस टाइम एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो थे फ्रांस के, मिस्टर पियर दी रैंकूर्ट। तो उनको एचआर वालों ने रिक्विजिशन दी कि एचआर में एक लड़की जो है शादी होके और जा रही है, हमारे पास एक वैकेंट सीट है एचआर पर्सन के लिए, तो हमें एक नया बंदा चाहिए। उन्होंने कहा कि व्हाई डू यू नीड अ न्यू पर्सन, सुनीता हैज completed her MBA in HR, so you transfer her and find another girl for reception. So this is how I got transferred into HR department. तो HR डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफ़र होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सबके अपने फेवरेट बंदे होते हैं और हर लेवल पे पॉलिटिक्स चलती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो छुट्टी बहुत ज़्यादा लेती है। तो जो एमडी थे उनको कहीं न कहीं ये था कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक्सेस दो अटेंडेंस सिस्टम और ये लीव रिकॉर्ड देखने का। तो उन्होंने जब लीव रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि पूरी कंपनी में सबसे कम छुट्टी मैंने ली थी और वो थी एक आधे दिन की छुट्टी। आधे दिन की? सिर्फ क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी थी, शनिवार इतवार की तो वैसे ही छुट्टी होती थी। उसके अलावा आपको चाहिए क्या? मतलब घर के काम करने के लिए, कहीं पे आने जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए 2 डेज़ आर मोर देन इनफ। उस टाइम पे आप परिवार में जो आपके हस्बैंड है उससे अलग मैं रहे थे? उनसे अलग हो चुकी थी 95, 96 में, 97 तो आप में। रिसेप्शनिस्ट से एचआर हेड बने? फिर मैं एचआर मैनेजर एज ए एग्जीक्यूटिव मैंने शुरू एग्जीक्यूटिव। किया जी। फिर उस कंपनी में मैंने करीब 7.5 साल काम किया। वहाँ से मैंने दिल्ली में एक कंपनी थी, उसमें मैंने अप्लाई किया। वहाँ पे एज ए सीनियर मैनेजर मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मेरे काम की परफॉर्मेंस को देख के कई बार मेरे को कैश रिवॉर्ड भी मिला और बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला और प्रमोशन भी मिले। तो अपने करियर से मैं पूरी तरह संतुष्ट रही। मेरा ये मानना है कि जब आप किसी भी चीज़ में अपना 100% देते हो तो आपको रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव तो मिलेगा। क्या पैकेज मिलता था आपको उस टाइम पे? मेरा उस टाइम का पैकेज था 6.5 लाख का और ये बात है एनम। 2011 की। जी। तो ये आप एचआर की जॉब आपने कब तक की, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में? अभी रिसेंटली मैं गुजरात से जॉब छोड़ के आई हूँ। वहाँ पे मेरी पोजीशन थी हेड एचआर की। तो वहाँ से छोड़ के, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा मेरा अपना घर जो है वो गुड़गांव में है और ये कंपनी मेरी एक एक्स कुलीग और एक सहेली की थी। उनके हस्बैंड ने फैक्ट्री लगाई थी, तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि अभी हमें कोई सूटेबल बंदा ऐसा नहीं मिल पा रहा, तो आप आके कुछ इनिशियल जो सेटअप है वो कर दो। जब हमें कोई नया बंदा सही मिल जाएगा तो फिर आप बेशक आ जाना वापस, क्योंकि उनको पता था कि मेरे लिए अपना घर छोड़ के ऐसे नई जगह पे जाना आसान नहीं होगा। मैंने बहुत सुंदर टेरेस गार्डन बनाया हुआ था जिसमें 5-6 लाख के मैंने हाइब्रिड प्लांट्स लगा रखे थे। तो उनको ये था कि ये तो ये छोड़ के कभी नहीं जाएगी। खैर चलो, उसको हेल्प करने के लिए मैं चली गई थी। फिर वहाँ पे 5-6 महीने मैंने काम किया और दिसंबर में मैं वहाँ से छोड़ के आ गई हूँ। तो अच्छा, ये बताइए, वैसे तो ये पर्सनल है लेकिन आपका ये डिवोर्स किस बात पे हुआ, कब हुआ, और इसके बाद जैसे क्या होता है कि जैसे एक रिश्ता टूटता है या एक परिवार जिसके साथ आप इतने सालों तक रहे और एक अलगाव, अकेले आप एकदम से हो गए थे, तो उस चीज़ से आप बाहर कैसे निकले, और वो थोड़ा सा अगर आप बताना चाहिए तो। इनिशियली देखिए, जब डिवोर्स होता है तो वो एक झटके में नहीं होता है। कहीं न कहीं दोनों तरफ से ये होता है कि भी चलती रहे, किसी तरह बनी रहे। क्योंकि मेरी जो थिंकिंग थी और जो संस्कार थे, मुझे ये था कि
मैं एक बहुत रेप्यूटेड फैमिली से आती हूँ कि किसी भी तरह से परिवार की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, कि कुछ ऐसा काम ना हो कि कोई मेरे परिवार पे, मेरे घर वालों पे, उंगली माँ ना बाप उठाए। पे उंगली उठाए कि भाई तुम्हारी लड़की ने ये कर दिया। हम्म। तो यही सोच के मैंने वहाँ पे 10-12 साल निकाले। वहाँ पे क्या था, एक तो मेरी एज बहुत कम थी, मैं 17 साल 1 महीने की थी जब मेरी शादी हुई थी। तो सब मेरे को छोटा समझ के, और मैं क्योंकि इनोसेंट भी थी कि घर में ना हम लोगों को जैसे औरतें, माँ, चाची, ताई वगैरह सब इकट्ठे होते थे तो हमें बीच में नहीं बैठने देते थे। तो जो भी एक दुनियादारी की जो बातें हैं, जो चालाकियां हैं, जो एक विकेडनेस होती है, तो वो सब हम नहीं सीख पाए। और मैं तो आज भी ये मानती हूँ कि इन चालाकियों की हमें अपने पर्सनल रिलेशंस में ज़रूरत भी नहीं होती। ये सिर्फ एक रिश्ते को बिगाड़ती हैं या एक कॉम्प्लिकेशंस वगैरह पैदा करती हैं। तो मैं इनोसेंटली भैया अपनी तरफ से घर का सारा काम कर दिया और छुट्टी अपना मैं खुश कि भी मैंने घर साफ सुथरा रखा हुआ है। बच्चे उठ गए, बच्चे को पढ़ा दिया, स्कूल भेज दिया, आ गए, कपड़े चेंज कर दिए, अच्छे से खाना बना दिया, सबकी पसंद की सारी चीज़ें बना दी। और किसी को क्या चाहिए होता है, पर मुझे ये नहीं पता कि उनको मेरे से क्या शिकायतें थी, कि इसके बाद भी अगर कोई नाराज़ है तो कोई क्या ही कर सकता है। कहीं ना कहीं विचारों की जो है कि भी मेरी जो सास हैं वो बहुत ही रूरल एरिया से आती हैं। जिंद के पास एक गांव है मिर्चपुर, वो वहाँ की हैं। और वो बहुत ज़्यादा पुराने विचारों की महिला थी और घर में उन्हीं की चलती थी। तो वो जो कहती थी वही होता था। तो हालांकि वो दिखाते ये थे कि भी सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे हर चीज़ में 100 कमियां निकाली जाती थी। अब हम शहर के पले बड़े बच्चे, हमें नहीं पता कि गांव में या शादी के बाद एकदम से एक लाइफ को अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी में या करियर भी देखना होता है। व्यवहार में क्या चेंजेस लाने चाहिए। अब मुझसे उम्मीद की जाती थी जैसे कि कुएं पे पानी लेने गए, भाई फ्लैट चप्पल या जूते नहीं पहनने हैं, हील के पहनो, क्योंकि हमारी बहू जो है अलग से दिखनी चाहिए, वो सुपीरियर हैं, क्योंकि हम तो ये अलग से करेंगे कुछ। हील के जूते पहना के मेरे को टोकनी सर पे रख के ले गए। अब गांव की गली, ईंट कोई निकली हुई है, कहीं खड्डे हैं, कुछ है, तो लड़खड़ा के मैं गिर गई, हिल के उसमें गिर गई, तो वो टोकनी में जी डेंट पड़ गया। फिर उसके ऊपर मैंने गालियां सुनी कि पड़ गई, ढंग से चलना नहीं आता, और हमारी टोकनी फोड़ दी तूने, इतनी बढ़िया टोकनी थी, ये वो करके। खैर ये हुआ। फिर ऊपर से एक ये कि भी तेरी तो ठोडी दिख रही है, घूंघट निकाला हुआ है, बोले ठोडी दिख रही है। अब मैं उसको आगे करूं तो फिर पीछे से बोले अब तेरी चोटी दिख रही है। तो इन चीजों का हमें पता ही नहीं था कि मतलब 17 साल का है। आज आप देखो एक बच्चा ही होता, आप एक्सपेक्ट करो कि वो जाके 25-30 लोगों के परिवार में जाके सारे मतलब घरेलू काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, और उससे ये भी उम्मीद की जाती है कि आप 60 या 65 साल की औरत की तरह आप ये सारे व्यवहार निभाओ, जो कि किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो ये सब मेरे से इन चीज़ों पे हर रोज कुछ ना कुछ वो पकड़ के बैठ जाते थे कि भी इसको तो हंसना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता, चलते हैं तो हथेली ऐसे आगे होनी चाहिए या पीछे होनी चाहिए। ये सब बातें होती थी जो कि मुझे लगता है कि अवॉइड हो सकती थी, या आराम से बता दो कि बेटा ये बात ऐसे होती है। नहीं, मतलब प्यार से कभी नहीं समझाया जाता था। तो सर क्या करते थे और आपके कितने बच्चे हैं? वो सिविल इंजीनियर थे और बहुत इंटेलिजेंट थे। कुरुक्षेत्र में रैक से उन्होंने अपने टाइम में अपनी इंजीनियरिंग बैच में उन्होंने टॉप किया था। फिलहाल वो कनाडा में सेटल्ड हैं, रीमैरिड हैं, और मैं हमेशा विश करती हूँ कि वो खुश रहें और मेरे बच्चे भी खुश रहें। मेरे 2 बेटे हैं। मेरी यही है कि भी सब मेरे को कहते हैं कि बच्चों से बात करो, ये करो। मैं कहती हूँ नहीं, अब उनका एक अलग फैमिली सेटअप हो गया है, मैं नहीं चाहती कि भी किसी भी तरह से मैं उनको डिस्टर्ब करूँ। तो बस मैं ये विश करती हूँ कि वो खुश रहें। तो बच्चों से कभी दोबारा बात नहीं हुई? नहीं, मेरी कभी बात नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा मेरे बच्चों को एक्चुअली में ये बोल दिया था मेरे इन-लॉज ने कि मैंने सुसाइड कर ली है और मैं जल के मर गई हूँ। मेरे फैमिली वालों को भी यही बताया था, इसलिए काफ़ी टाइम तक मैं अपने फैमिली के भी टच में नहीं थी डिवोर्स के बाद, क्योंकि सीधा मैंने नौकरी शुरू की। 6 डेज वीक था शुरू में, तो 7वें दिन अपना सारे पूरे हफ्ते के कपड़े धोने और ये सब वही चलता था। और ऊपर से भाई उदासी भी थी, एक थोड़ा सा दुख भी था कि भी इतना टाइम लगाया मैंने, और मैं शुरू से ही मुझे ये था कि घर को सजाने का, सेटअप करने का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था। तो एक वो सदमा भी था कि क्यों नहीं, कि मैं क्यों अलग हो गई।
भाई मैंने क्या कमी छोड़ी। तो मैं अपने आप से भी नाराज़ रहती थी, फिर फैमिली वालों से नाराज़ रहती थी। हमें ये बताया गया था कि ये जो फैमिली है ये आपके हिसाब से सूटेबल नहीं है। हमने सोचा कि शायद लोगों को जेलसी होती है कि भी नहीं इनकी लड़की का अच्छे घर में रिश्ता हो रहा है, तो इसलिए वो कह रहे हैं, तो इसलिए उन सबको हमने इग्नोर कर दिया। और लेकिन बाद में लगा कि नहीं वो ठीक ही कह रहे थे। तो एक वैचारिक जो समानता है वो 2 फैमिलीज़ में, परिवारों में होनी बहुत ज़रूरी है। मेरी फैमिली में मेरी जो बुआ वगैरह हैं, वो उस ज़माने में भी एमए बीएड उन्होंने कर रखी थी। मेरी बड़ी बुआ जी ने इंग्लिश में कर रखी थी, छोटी बुआ जी ने शायद हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में कर रखी थी। तो दोनों ही मतलब वेल एजुकेटेड, और उस हिसाब से हमारे परिवार का बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है। अच्छा ये बताइए कि जैसे ये जो डिवोर्स है या ब्रेकअप है, तो ऐसे में एकदम से लड़कियां टूट जाती है, या जैसे लड़की नहीं तो लड़का भी जिसके वो भी कई बार टूट जाते हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो एक तो ये है कि लड़कियों को फ्रीडम कितनी जो दी जा रही है वो सही है, वो गलत है, और अगर ऐसी स्टेज आपके साथ जो हुआ ऐसी अगर स्टेज आ जाती है तो कैसे उससे बाहर निकलना चाहिए? फ्रीडम की जहाँ तक बात है, मैं ये कहती हूँ कि एक तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस टाइप की फीलिंग देनी चाहिए कि वो बाहर जाके, घर से बाहर निकल के वो जो भी कुछ कर रहे हैं तो वो घर में आके ज़रूर शेयर करें। मतलब आप उनके साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेव करें। अगर आप ये दिखाएंगे कि जी हम तो पेरेंट्स हैं और हम तो भी लट के जोर पे तुमसे ये करवाएंगे या ये नहीं करवाएंगे, अगर तुमने ये कर लिया तो हम तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे या डराएंगे, धमकाएंगे, उस केस में जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। डिवोर्स की जहाँ तक बात है, हाँ मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं अपने हॉस्टल में कई बार रात को 1-1 डेढ़-डेढ़ बजे भी टेंशन के मारे रोते हुए मैं पूरे कॉरिडोर में चक्कर काटती थी और सोचती थी कि अब मेरा क्या होगा। पर हाँ, एक बात थी कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा कि मेरे को मरना चाहिए। ये मेरे फंडे शुरू से ही क्लियर थे कि मैं मरूँगी तो नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब इतनी मेहनत, इतनी लगन से एक घर बसा के सब कुछ करने के बाद किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे ज़िंदा रहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, तो मेरे मरने से तो किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मरने वाला तो वो ऑप्शन मैंने कभी दिमाग में घुसने ही नहीं दिया। किसी को भी नहीं दिमाग में किसी ऐसे को होना भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी जो है वो एक ही बार मिलती है। बात कहते हैं ना कि भई हम तो 7 जन्मों के साथी हैं, ये है, वो सब कहने की बातें हैं। देखो 7 जन्म कोई नहीं गिनता। किसी को अगर कोई किसी का नया जन्म हुआ भी तो पिछला याद नहीं रहेगा। जो आपके हाथ में मतलब है एक जन्म वो है जो आपका उसी को अच्छे यही, से जीना चाहिए। बिल्कुल, जो आपके हाथ में वो आपका यही जन्म है, इसी को आपको सफल करना है। और इसमें ये है कि आप अपने माइंड में ये करके रखो कि भी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। दूसरा ये है, अगर आप मर गए तो माँ-बाप जो हैं सबसे ज़्यादा वो टूट जाते हैं। और फिर आप औरों के लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हो? क्या मैसेज छोड़ते हो कि अगर आपसे कुछ नहीं हुआ तो आप मर जाओ? आपने इतनी लंबी लाइफ जी है, जो भी उम्र है, सब कुछ करके एक स्ट्रगल हर स्टेज पे होता है। एजुकेशन में भी, फिर नौकरी करते हो, शादी में है, शादी के बाद होता है, फिर बच्चों को पढ़ाना है, उनको बड़ा करना है, उनको वो तो सक्सेसफुल कदम करना है। कदम पे स्ट्रगल है और हर संघर्ष चीज़ करना में, होता है। हर चीज़ में स्ट्रगल है और आप इससे मुँह छुपा के, बच के नहीं निकल सकते और ना ही निकलना चाहिए। अच्छा, 48 साल की एज, उस टाइम पे तो कहते हैं कि टू व्हीलर पे बैठना भी नहीं चाहिए, कमर में दर्द हो जाएगा, झटका लग जाएगा, और आपने बाइक सीखी और बाइक ना ही सीखी बल्कि आप सोलो राइडर भी बने, यूँ कैसे कर पाए? मेरे दिमाग में वैसे तो बचपन से ही था कि काश मैं कभी मोटरसाइकिल चला पाती, लेकिन माहौल ऐसा था। अपने परिवार में तो शायद मैं कर भी लेती, लेकिन शादी इतनी जल्दी हो गई, वो भी ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली में। उसमें क्या है कि कॉलेज में जाने के लिए, जैसे मेरे को कई बार उस ज़माने में अगर मैं कभी ससुराल गई भोर गाँव में, तो वहाँ से ये जो अपने चलते हैं
वो 3 व्हीलर टाइप टेम्पो चलते वो थे। टेम्पो चलते थे, तो वो बहुत देर तक नहीं मिलता था। अगर मिल गया तो वो पूरा भरने के बाद चलते थे, तो कई बार मेरी क्लासेस वगैरह मिस हो जाती थी। तो उस चीज़ के लिए सोचा गया कि एक साइकिल खरीदी जाए। तो मेरे ससुर ने पूछा कि बेटा कौन से कलर की लेंगे? मैंने कहा बाबूजी मैं तो रेड लूँगी। मैंने कहा मेरे को लाल साइकिल चाहिए। उन्होंने मेरे को लाल साइकिल नहीं दिलाई। मैंने बोले दूर से ही दिखाई देगा लाल रंग, सारे लड़के देखेंगे कि लाल साइकिल वाली लड़की आ गई, तो लाल साइकिल नहीं दिलाई। जब मेरे को मौका मिला तो मैंने अपनी पहली बाइक ली एवेंजर। जी, वहाँ से मेरे एक पेइंग गेस्ट हैं, वो मेरे साथ गए हुए थे। उन्होंने पूछा कि बेटा कौन सा कलर चाहिए? मैंने कहा आई वांट रेड। तो मैंने वो कमी अपनी वहाँ पे पूरी की कि मेरे को रेड चाहिए। तो मैंने अपनी फर्स्ट बाइक ली थी रेड एवेंजर। तो रेड कलर से आपको इतना प्यार क्यों है? क्योंकि वो मेरी एक इच्छा दबी हुई रह गई थी। मेरा ये मानना है कि आपके दिमाग में अगर कोई इच्छा उभरी है, तो जैसे भी हो सके उसको जल्दी से जल्दी जब मौका मिले आपको पूरी ज़रूर करनी चाहिए। तो बचपन में मेरी एक थी ख्वाहिश कि मैं कभी बाइक पे बैठूं, बाइक मैं चलाऊं। तो वो मेरी जो इच्छा थी, जैसे ही मेरे को मौका मिला मैंने वो पूरी की। और जब मैंने ली उस टाइम मैं 48 साल की थी, 48 इयर्स की मेरी एज थी। तो मेरे से लोगों ने पूछा, कई लोग जैसे अखबार में कई न्यूज़पेपर हैं, जैसे मैं अपनी इसमें पूरे सोलो राइड पे थी ऑल इंडिया की, तो वहाँ डेक्कन न्यूज़पेपर जो है उन्होंने पूछा द डेक्कन के, उन्होंने कि आपने इस एज में क्यों बाइक शुरू की? रोड पे भी कहीं जा रही होती थी, जैसे जब मैं राइड पे थी तो पूछते थे कि आपकी एज क्या है? तो मैंने कहा 48 इयर्स। कहते मैडम ये कोई एज है बाइक चलाने की? इस उम्र में तो जो जेंट्स हैं, मर्द भी बाइक चला के छिक के और उसको बंद कर छोड़ देते हैं, फिर वो भी गाड़ी पे आ जाते हैं और फिर दोबारा बाइक पे नहीं बैठते वो। मैंने कहा जी अब मैं क्या करूं, मेरे को तो मौका ही इस उम्र में मिला है, तो मेरे को तो अपनी इच्छा पूरी करनी थी। अब उम्र कौन देखे? एंड इन एनी केस एज इज जस्ट अ नंबर। When you want to fulfill your desires and dreams, then you should grab the opportunity at any time. That I would say and जब I would मौका मिले suggest. तभी करना जी चाहिए। बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे बार बार दस्तक नहीं देती। तो फिर आपने जो पहला भ्रमण किया बाइक पे, तो सोलो राइड आपने किया, तो कहाँ कौन कौन से स्टेट में गए और कितना लंबा सफ़र ये आपने तय किया? मेरी सबसे पहली जो सोलो राइड थी वो टोटल 6610 किलोमीटर की थी, और ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल करके सुपर हाईवे नेटवर्क है, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता एंड बैक टू दिल्ली, ये पूरा एक स्क्वायर में ये बनता है। हमारे ये मेट्रो सिटीज़ हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये सुपर हाईवे नेटवर्क बनाया था। तो इस पे मैंने अपनी ये राइड की थी, जिसमें कि टोटल मेरे को 14 दिन लगे थे, 14 डेज, और इसमें से 2-3 दिन जो है वो रेस्ट के थे, बाइक की सर्विस के थे। कुछ बाइकर्स ग्रुप थे, उनसे मीटिंग वगैरह की, और नेट 12 डेज जो है उसमें मैंने ये रोड पे पूरा अपना ये राइड की थी। तो राइड जो आपने किया ये पूरा 5 या स्टेट का जो नाम लिया, तो कहाँ पे आपको कोई दिक्कत भी आई, कोई ऐसा कोई किस्सा जो कि भी आपको लगा कि डर लगा हो, या कोई आपको लगा कि फंस गए, मैं तो नहीं आना चाहिए था, ऐसा कुछ हुआ? ये देखिए, क्योंकि मेरा ये पहला ऐसा मौका था कि लोकल में घूमना या 80-100 किलोमीटर के उसमें दायरे में घूमना एक अलग बात होती है। अब जोश जोश में मैं चली तो गई, लेकिन जयपुर भी नहीं पहुंची थी मैं, तभी मेरे दिमाग में आया कि भाई ये मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया, और मैं यहीं से बाइक वापस मोड़ के चली जाती हूँ और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरी राइड को सपोर्ट करने के लिए एक ग्रुप बना हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप, और वो मेरे हर किलोमीटर पे कि इतनी देर में मैं कितने किलोमीटर कवर करके कहाँ पहुँच जाऊंगी, उस पे वो पूरी मुस्तैदी के साथ नज़र रखे हुए थे। तो मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए कि मैम अभी तो आपने इतना किलोमीटर कर लिया होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं रुक गई थी लंच वगैरह करने के लिए, तो बस अभी मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये सोच के कि नहीं, कोई भी चीज़ शुरू करके बीच में तो नहीं छोड़नी चाहिए।
उसको उसके अंजाम तक जरूर तो पहुंचाना मोटिवेशन चाहिए। मिलता रहा जी, आपको। तो फिर मैंने अपनी बाइक दोबारा स्टार्ट की और मैं जयपुर पहुंच गई। जयपुर में एक बाइकर हैं, उनके घर पे मैंने स्टे किया और उनकी मदर से जैसे मैंने बात की तो उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की। बोले कि आप कम से कम अपनी इच्छा तो पूरी कर रहे हो। बोली मेरी तो एक ही इच्छा है, वो पता नहीं पूरी भी होगी कि नहीं। तो मैंने पूछा आपकी क्या इच्छा थी? बोले कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी गाड़ी सीख के, ड्राइविंग सीख के, और मैं अपनी माँ के पास गाड़ी चला के जाऊं और मैं कहूँ कि माँ देख मैंने गाड़ी सीख ली। तो मुझे वो चीज़ सुन के थोड़ा दुख हुआ कि हमारे इसमें आसपास में, परिवेश में, परिवार में, समाज में कितनी ही हजारों लाखों औरतें हैं कि जिनके दबी हुई इच्छाएं हैं, जिनके सपने हैं, और वो कभी सोचती भी नहीं है कि भी उनको मौका ही नहीं मिलता, ना उनमें इतनी हिम्मत होती है, ना कोई उनको मोटिवेट करता है। मोटिवेट करना तो दूर, शायद कोई उनसे पूछता भी नहीं होगा कि क्या आपकी कोई इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हो। तो ये एक विडंबना है हमारे समाज की कि औरतों को इतना मौका दिया ही नहीं जाता है। तो फिर आप जयपुर से निकल लिए? मैं जयपुर से निकल गई। जयपुर फिर शाम को एक बाइकर्स का ग्रुप था तो वो सब आए। फिर मेरा एक न्यूज़पेपर वहाँ का जो लोकल था उन्होंने इंटरव्यू लिया और अगले दिन सुबह फिर मैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ी। और जयपुर से शायद मैं 70-80 किलोमीटर की दूरी पे गई थी और मैं अपना चल रही 80, 100, 110, 20 की स्पीड पे। तो पीछे से एक गाड़ी आ रही थी और वो बहुत जोर से हॉर्न बजा रहे थे। तो मुझे उससे ये डर लगा कि पता नहीं कोई मेरा पीछा कर रहा है, भाई कुछ नोटोरियस लोग तो नहीं हैं, इनके भी क्या इंटेंशंस हैं, ऐसे करके। तो वो तेज चलाएं, वो जैसे ही नज़दीक आए मैं और स्पीड बढ़ा के आगे निकल जाऊं। तो ऐसे करते करते मैंने 120 या 130 की स्पीड टच कर ली। फिर भी मैंने देखा कि वो नहीं रुक रहे हैं, पीछा करे। मैंने सोचा कि ये जो भी है ना, मेरे को इसका तो सामना करना ही है। भाई देखते तो हैं कि भी कौन है, क्या पता कोई जान पहचान का यो, कोई जानकार हो। तो मैंने बाइक स्लो की और फिर वो गाड़ी बराबर में आई बिल्कुल साथ में, और मैंने देखा गाड़ी की तरफ। तो एक मेरे ख्याल से 85, 90, 92 ऐसी एज के एक अंकल थे। एक फैमिली थी लेकिन पिछली सीट पे एक अंकल बैठे हुए थे और उन्होंने ऐसे हाथ उठा के पूरा और मेरे को सैल्यूट किया। और उस टाइम मेरे शरीर में जो रोमांच का जो एक प्रवाह हुआ, वो मैं खुशी शब्दों में कभी भी बयान नहीं कर सकती। उस चीज़ को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। और बहुत देर तक वो ऐसे ही साथ साथ चलते रहे फिर मेरे। तो ये मेरे लिए पहला एक ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर था जिसने मेरे को और आगे बढ़ के अपनी ये राइड पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। तो कोई ऐसे जगह पे भी फंसे जहाँ पे किसी ने आपको ये कहा हो कि ये भाई खतरनाक एरिया है, यहाँ पे लूट खसोट हो सकती है, रात का एरिया है, दिन में या रात को नहीं चलना चाहिए, ऐसा भी कुछ आपका इंसिडेंट कुछ हुआ? ऐसा जब मैं चली थी दिल्ली से तो मुझे सलाह दी गई थी कि मैडम आप छत्तीसगढ़ के स्टेट से भी गुजरेंगे और वहाँ पे पूरा ही वो नक्सलाइट एरिया है। नक्सलाइट ने वहाँ पे पूरा कब्जा कर रखा है और वहाँ पे रात को तो दूर, कोई दिन के टाइम में भी लेडीज़ को अपने जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, कोई भी अपनी लेडीज़ को वहाँ से उस रोड से नहीं लेके जाता है। अब ये बात उन्होंने बोल दी। अब मेरे लिए क्योंकि ये पहली इतनी लंबी राइड थी, इतनी ज़्यादा स्टेट्स और सिटीज़ से होके गुजरना था, तो मैं ये बात बिल्कुल भूल गई। खैर छत्तीसगढ़ में वहाँ से जाने से पहले मेरा रांची में हमारा एक बाइकर्स का ग्रुप था, सुपर बाइक्स का। तो वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है। तो एयरफोर्स स्टेशन में एक थे कर्नल, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि भी आपके लिए यहाँ पे रहना सेफ रहेगा और हम आपको सुबह हाईवे तक छोड़ देंगे, तो आप हमारे यहाँ के स्टे कर लो। तो मैं एयरफोर्स स्टेशन में रुकी और अगली सुबह फिर हम करीब 8-9 थे लोग मेरे साथ वो। तो मेरे को ब्रेकफास्ट वगैरह कराया और मेरे को भेज दिया। उन्होंने मेरे को यह बात स्पेसिफिकली बोली कि मैडम मुझे पता है कि आप हरियाणा से हो और आप जाटनी हो। अच्छा। हाँ, बोले लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ कि हम तो फौज के आदमी हैं, हम भी यहाँ से अकेले कभी नहीं निकलते हैं।
आप अकेले जा रहे हो और आपने अपनी बाइक के पीछे ये इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है कि राइडिंग सोलो, सोलो बाइकर, और ये करके कोई भी पढ़ लेगा, आपके पीछे लग सकता है और लूट-पाट हो सकती है, कुछ भी आपके साथ दुर्घटना मिसहैपनिंग हो हो सकती सकती है। जी, तो उन्होंने कहा था कि आप अपना वो जाटों वाला एटीट्यूड छोड़ देना और चुपचाप निकल जाना, और रास्ते में एक जगह पड़ेगी मोहनिया, वहाँ पे तो आपको किसी भी कीमत पे नहीं रुकना है। उससे वो क्रॉस करते ही आप कहीं पे भी अपना ब्रेकफास्ट कुछ और लंच वगैरह जो करना हो, चाय वाय पीनी हो वो करना। तो मैं बोल के चली गई, मैंने कहा जी ठीक है। तो वहाँ से निकल के 30-40 किलोमीटर जाके मैंने बाइक में पेट्रोल डलवाया। तो जो पेट्रोल डालने वाला था बंदा, उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा आप अकेले आ रहे हो? तो मेरे दिमाग में एकदम से ये उनकी जो चेतावनी थी वो आ गई कि आप अकेले जा रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं अकेले नहीं हूँ। मैंने कहा 25-30 और बाइक हैं, वो आ रही हैं पीछे। उन्होंने मेरे को बोला कि आपको पेट्रोल लेना तो आप आगे निकल के ले लो, ताकि हमें आपके लिए इंतजार ना करना पड़े। और मैंने ये झूठ बोला। पूरी राइड में ये पहला झूठ था मेरा, जो कि सेफ्टी के लिए मेरे को बोलना पड़ा, और पेट्रोल डलवा के मैं निकल गई। तो थोड़ा सा चली थी मैं शायद, और 50-60 किलोमीटर जाके तो काफ़ी दूर बाद मेरे को एक ही ढाबा दिखा, और उस ढाबे पे लिखा हुआ था हरियाणा पंजाब ढाबा। वहाँ पे वहाँ कराची पे में? जी, हरियाणा पंजाब ढाबा सोच के मैंने सोचा भाई अपने हरियाणा का किसी ने लोकल ने जाके लगा रखा है ढाबा, तो मैंने सोचा जो भी है यहीं पे कुछ खा पी लेती हूँ मैं। तो मैंने वहाँ पे अपनी बाइक लगाई ढाबे पे, तो आसपास के कुछ और 8-10 लोग थे, और उस पे बैठ के मैं चेयर पे बैठ के सड़क की तरफ मैं मूव करके बैठ गई, और मैंने देखा कि थोड़ा सा मतलब ऐसा मेरे को दहशत सी महसूस हुई। मेरे ख्याल से शायद उस जगह के उस एरिया में जो वो नक्सलाइट का जो वो था प्रभाव, वो आप महसूस कर सकते थे। वो सुनसान जगह है, जी, वो कुछ बिल्कुल आवाजाही कम सुनसान, होगी वहाँ हाँ, पे। बिल्कुल सुनसान थी, और जितनी भी गाड़ियाँ गई, इवन बसेस भी गई, उनमें सारे जेंट्स थे, एक भी लेडीज़ नहीं थी। आपको दिखाई नहीं थी? जी, मेरे को कोई नहीं दिखाई दिया। और जिस ढाबे पे मैं बैठी थी, उस पे जो भी 8-10 लोग थे, वो सब आके मेरे को देख के और घूर के जा रहे, कि जैसे मैंने कुछ ऐसी अनहोनी बात कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो एक लड़के को मैंने बोला, मैंने कहा भैया देखते ही रहोगे या पूछोगे कि मेरे को क्या चाहिए? तो फिर मैंने कहा कि दाल रोटी ले आओ और एक चाय बना दो कम चीनी की। तो वो खा पी के पैसे दे के मैं चली गई। थोड़ी सी दूर चली गई थी, तब मेरे को मील पत्थर दिखाई दिया, उस पे लिखा हुआ था मोहनिया, और मेरे पैरों के तले से जमीन खिसकी। मैंने कहा मेरे को यहीं पे नहीं रुकना था, और मैं वहीं पे ही वहीं पे रुकी। रुक गए। लेकिन ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। ये आज मैं पहली बार ऑन एयर बोल रही हूँ, नहीं तो मेरे को बोलना शुरू कर देंगे कि हमने मना किया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे वहीं पे ही रुके। रुके। तो वो सोचेंगे कि भाई इसने अपनी वो दिखाने के लिए कि हेकड़ी में ये रुकी है, लेकिन मेरे से वो अनजाने में हो गया था। तो उसके बाद आपको ये एहसास हुआ कि मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता था यहाँ पे? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता था वहाँ पे, क्योंकि जब मैं बाइक पे भी जा रही थी, तो जो नक्सलाइट थे, उन्होंने अपनी बिल्कुल इंडियन आर्मी का जो एक प्रिंट होता है, कैमोफ्लेज जिसको बोलते हैं, बिल्कुल वैसी ही उन्होंने अपनी पूरी यूनिफ़ॉर्म बना रखी थी, और वो भी 30-40 बाइक्स पे थे, लेकिन वो आर्मी के लोग नहीं थे, वो उनकी नक्सलाइट की जो पूरी वो थी, उनका ग्रुप था, वो सड़क पे से जा रहा था। और मैं मानती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली थी कि उन्होंने किसी ने मेरे को रोका नहीं, और किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया या कोई शक नहीं किया, या कुछ भी मेरे साथ ऐसे मिसहैपनिंग नहीं। तो महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट दिख रहा था उस दिन। हो सकता है, हो सकता है। मुझे लगता है एक अदृश्य कोई शक्ति भी साथ दे रही थी कि भी चलो इसका एक सपना है तो ये पूरा कर रही है, तो इसका साथ देना चाहिए। अब आपकी एज कितनी हो चुकी है? अभी मैं 58 ईयर्स की हूँ, 58 साल की हो गई हूँ मैं अक्टूबर में। कौन सी बाइक है आपके पास? अब मेरे पास है रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 500 सीसी। तो ये एक क्रूज बाइक है। क्रूज बाइक का मतलब होता है कि जो कि स्पेसिफिकली लंबी राइड्स के लिए ही बनी है। इसकी सीट पोजीशनिंग, बाइकर के बैठने का स्टाइल, वो बहुत कंफर्टेबल एक पोजीशन होती तो है। नेक्स्ट जो सोलो राइडिंग ट्रिप जो है वो कहाँ का है?
अभी मैंने सोचा है कि पिथौरागढ़, पताल, भुवनेश्वर, हाट कालिका वहाँ से होते हुए आदि कैलाश की तरफ जाने का प्लान है मेरा। तो आदि कैलाश पे तो 4 व्हीलर तो शायद नहीं जाते। 4 व्हीलर नहीं जाते हैं वहाँ पे, मुझे पता चला है कि 2 व्हीलर जाते हैं, तो इसीलिए मैं बाइक पे जाऊंगी। जहाँ तक पहुँचेंगे फिर वहीं साइड में लगा के हम पैदल चले जाएंगे। पैदल भी जाओगे? जी, पैदल भी जाएंगे। तो मुझे ये पैदल चलने का, लंबे वॉक्स करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो जहाँ पे 4 व्हीलर नहीं जाते, जहाँ पे 2 व्हीलर नहीं जाते, वहाँ के लिए भी आप रिस्क उठाएंगे? जी, बिल्कुल उठाऊंगी मैं, क्योंकि जो काम मैंने शुरू करना ना, मेरे दिमाग में यही है कि या तो शुरू मत करो, अगर शुरू करो तो उसको पूरा जरूर करो। कोई अच्छा भी चीज़ आधी अधूरी नहीं अच्छा, छोड़नी मेरा आखिरी चाहिए। सवाल है कि आप जैसे जो बाइकर्स होते हैं, राइडर्स जो होते हैं, जी, और उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खासकर? एक तो सबसे पहले तो अपनी पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। बाइकर्स का शहर में भी जो होते हैं, या हम जो लॉन्ग रूट पे जो चलते हैं, तो हमारे पास एक राइडिंग जैकेट होती है जिसमें कि सेफ्टी गार्ड्स लगे होते हैं, या कोहनी में, एल्बो में, शोल्डर पे, फिर पीछे पीठ में, और राइडिंग पैंट्स आती हैं तो घुटने में नी पैड्स लगे होते हैं। फिर ग्लव्स हम ऐसे पहनते हैं कि नकल्स में मोटे मोटे वो गार्ड्स लगे होते हैं, और उसका कपड़ा जो है वो थिक, उससे नायलॉन से और उससे बना होता है, पॉलिएस्टर का, कि अगर हम गिर के सड़क पे अगर घसीट भी जाते हैं तो वो कपड़ा फट जाएगा, हो जाएगा, लेकिन इंजरी कम आएगी। चोट नहीं लगेगी, कम से कम उसमें चोट लगती है। हेलमेट हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें। अगर आप घर से निकल के 1 किलोमीटर पे भी जा रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि दुर्घटना आपके साथ कौन से मीटर पे, कौन से मील पत्थर पे होगी। तो आपकी सेफ्टी इसी में है कि आप हेलमेट तो जरूर पहने, कोई भी पहने, कोई भी पहने। मैंने मतलब ये जो देखा भी है घर कि से बाहर youngsters निकलता है कोई भी, हेलमेट के बिना तो निकलना ही नहीं चाहिए। मैं अगर पर्सनली कभी भूल जाती हूँ तो पहली बात तो भूलती नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि हेलमेट पहन के ही निकलूं। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि शायद मैं अपना एक सुरक्षा कवच जो है वो भूल गई हूँ। तो हेलमेट जरूर रखना चाहिए। और मेरी फैमिली में 2 डेथ भी हो चुकी हैं, वो इसी वजह से कि हेलमेट सर पे हेलमेट नहीं नहीं था। जी, तो इसलिए मैं हर बच्चे को, अगर मैं कभी राइड पे होती हूँ और आसपास में बच्चे बाइकर और मिलते हैं, तो उनको मैं हमेशा सर पे ऐसा करके कहती हूँ कि हेलमेट कहाँ है, हेलमेट कहाँ है। तो उनको मैं रोक के बोलती हूँ कि बेटा हेलमेट जरूर तो पहनो। सेल्फ डिफेंस के लिए क्या क्या इक्विपमेंट या उनके पास होना चाहिए? अभी तक भगवान की दया से मेरे को तो ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपने आसपास जो भी घटना हो रही है, जो लोग हैं, वो कौन आपको किस नज़रिए से देख रहा है, कोई आपको घूर रहा है, उसकी देखने के तरीके में एक पॉजिटिव वो है, लुक है या नेगेटिव है, तो आप उसको फील करें। हर किसी में सिक्स्थ सेंस होती है, लेकिन कहते हैं कि औरत में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग एक सिक्स्थ सेंस होती है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि ऐसी जगह पे रुको कि जहाँ पे और लोग भी हों। अपनी सेफ्टी का आप ही ध्यान रखो। वैसे मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, पर हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि औरतों के साथ बुरी घटनाएं हो जाती हैं। तो उसके लिए पीछे बहुत से कारण होते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि आप ही, और एक अपना आप जो व्यवहार रखो, एक बिहेवियर अपना और हाव भाव जो है वो आप शालीन और नपे तुले ऐसे रखें कि आप अनड्यू जो एक अटेंशन है वो आप किसी की इनवाइट ना करो। जी जी, तो सुनीता जी, आप आज हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मुझे इसका बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं आभारी हूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आके इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे 2 शब्द बोल सकूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।